नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परिवार का, अपने शरीर का और ख़ास करके बच्चों अपने पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पर बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमने अपना न्यू कोर्स क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन का स्टार्ट किया था, जिसके तहत हमने 8 अध्याय खत्म कर लिए हैं। तो आज हम अपना 9वां अध्याय देखेंगे, जिसका नाम है मनोविज्ञान तथा खेलकूद। बच्चों, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर होने वाला है। आपको इसमें अपने मस्तिष्क की जानकारी हो जाएगी, मनुष्य का जो दिमाग होता है उसके बारे में आप पढ़ोगे। एक तरह से बच्चों आप कह सकते हो कि ये जो आपका अध्याय है, ये पूरा का पूरा मनोविज्ञान जो आपका सब्जेक्ट था ना, या मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर ही आधारित है। यानी ये चैप्टर पूरा का पूरा मनोविज्ञान के बुक के ऊपर आधारित है। ठीक है। मनोविज्ञान का जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, तो उसी के द्वारा या उसी का कुछ अंश इसमें डाला गया है। यानी ये चैप्टर पढ़ने में आपको बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छा लगेगा बच्चों। ठीक है। तो बच्चों, हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े रहना। चैनल पर नए हो तो बच्चों अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आपके बहुत सारे पेपर आने वाले हैं, तो उसमें आपको बहुत ही ज्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा न्यू कोर्स चल रहा है। आज हम अपना 9वां अध्याय देखेंगे और इसके बाद हम बच्चों एक अध्याय और करेंगे, खेलों में प्रशिक्षण, जो आपका बाकी है। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, करा दूंगा। तो आपका न्यू कोर्स जो समाप्त भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, अभी से वीडियो लाइक कर दो, कमेंट कर दो कैसा आपको वीडियो लग रहा है, वीडियो शेयर कर दो और चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे आप क्लिक कर लो। ठीक है बच्चों। तो बच्चों चलते हैं आगे। और बच्चों, अगर आपका कोई भी क्वेरी रहता है, किसी प्रकार का आपको कोई सवाल रहता है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर आकर पूछ सकते हो। ठीक है। आगे मैं आपको बताऊं, ये देखो, आपका कोई भी सवाल रहता है, कुछ भी आपको पूछना होता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके पर्सनली पूछ सकते हो बच्चों। यूजर आईडी आप सभी के सामने बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है। आप सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे, मेरा प्रोफाइल ओपन हो जाएगा बच्चों। तो आप जाकर वहाँ पर आराम से मेरी, आपका कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई भी डिस्कशन, कोई भी आपके लाइफ से संबंधित है एवं आपके एजुकेशन से संबंधित हो, तो आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों। और बाकी बाकी बच्चों, मैं आपको ये कहूँ कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो बच्चों आप ज्वाइन कर लो। ठीक है। इंपॉर्टेंट ग्रुप है, आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। और हमारे ग्रुप का नाम आपके सामने लिखा हुआ है, आप सर्च करेंगे सिंपली आ जाएगा, आप इस पर क्लिक कर कर उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है बच्चों। बच्चों, मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने आपको कौन कौन से अध्याय कराए हैं। इससे पहले मैंने आपको ये सभी अध्याय करा दिए हैं। मैंने आपको टोटल 8 अध्याय करा दिया है बच्चों। ठीक है। तो आज हमारा 9वां अध्याय है और इसके बाद हम 10वां अध्याय भी करेंगे, तो हमारा पूरा का पूरा न्यू कोर्स या सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके टोटल कितने अध्याय हैं। तो बच्चों, आपका टोटल 10 अध्याय आपके सिलेबस में दिया गया है और 10 में से हमने पहला कर लिया। ठीक है बच्चों। दूसरा कर लिया बच्चों, तीसरा कर लिया बच्चों, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ठीक है बच्चों। और 10वां हमारा नहीं हुआ, सॉरी बच्चों। ठीक है, 10वां नहीं हुआ। तो आज हम 9वां अध्याय देख लेते हैं और कल हम जो है 10वां अध्याय भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, आप जाकर वो सिंपली देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम अपने सिलेबस को समझते हैं कि आपका ये सिलेबस नहीं, मतलब इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से मुख्य टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक को मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा ताकि आपको परेशानी ना हो। मैं आपको पहले टॉपिक बता देता हूं, तब आपको बहुत आसानी पड़ेगा। देखो, जो आपका अध्याय है मनोविज्ञान एवं खेलकूद, तो उसमें आपको टोटल 21 टॉपिक पढ़ना है बच्चों। आपको स्कूल में, आपको यूट्यूब पर कोई और टीचर या आपको ट्यूशन में कोई भी इस तरह से नहीं पढ़ाएगा बच्चों। जिस तरह से मैं आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहा हूं बच्चों, इस तरह से आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा। मैं आपको अपने हिसाब से, आपके सामने मैंने टॉपिक रखा है कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, खेल कूद में इसका उपयोग क्या है, व्यक्तित्व का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, आयाम क्या है, प्रकार क्या है, सभी मैंने अपने हिसाब से एक नोट्स टाइप का, समझ सकते हो बच्चों। आपके लिए मैंने एक सिंपल सा नोट्स बनाया है और उसी नोट्स के माध्यम से आपको बिल्कुल इजी वे में पढ़ा रहा हूं। अगर आपने हमारे इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया ना बच्चों, तो मैं आपको एकदम दावा ठोक के कहता हूं कि आप इस चैप्टर को अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकते। आप इस चैप्टर को इतना याद कर लोगे ना कि आप सोते समय, गाना गाते समय भी आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो वीडियो को पूरा देखना। और ये टोटल 21 टॉपिक आपके सामने दिख रहे हैं। मैं आपको इसी वीडियो में 21 के 21 टॉपिक आपको कवर करूंगा और 21 के 21 टॉपिक आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बारीक से, एक पिलर्स नहीं होता कि हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उससे पहले हम पिलर्स भी लगाते हैं, तो ये पिलर्स है। तो पिलर्स में हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि चैप्टर का क्या अर्थ है। देखो, चैप्टर का नाम बच्चों ये है मनोविज्ञान तथा खेलकूद। देखो, मनोविज्ञान और खेलकूद, इन दोनों का पहले तो आप ये समझ लो, इस चैप्टर का ये नाम क्यों रखा गया है ना बच्चों। नाम के ऊपर पूरा का पूरा
कह सकते हो आप पूरा सीरियल घूमेगा। देखो, मनोविज्ञान का मतलब हो जाता है मनो जमा में विज्ञान। मनो मतलब हो जाता है मन, और विज्ञान मतलब क्या हो जाता है? साइंस। यानी वह विज्ञान जिसके तहत हम मनुष्य के मस्तिष्क का अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आप दो टॉपिक समझोगे। पहला समझोगे कि मनोविज्ञान क्या है, दूसरा आप समझोगे खेल कूद में इसका उपयोग क्या है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इसका नाम, इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया? मनोविज्ञान तथा खेल कूद। देखो, तथा मतलब क्या होता है? और, है ना, और। तो यहां पर आप मनोविज्ञान समझोगे, और यहां देखो अथवा आ गया ना, तो और आप क्या समझोगे? खेल कूद। यानी मनोविज्ञान समझोगे और खेल कूद समझोगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, वीडियो स्किप मत करना बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हमारा यहाँ चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। कमर कस लो, पेन कॉपी निकाल लो, नोट्स बनाओ मेरे साथ। ठीक है, इस बार आपको 90 पार लाना है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है बच्चों, चैलेंज लगाओ और एकदम अच्छे से बनाओ। ठीक है, कॉपी किताब निकाल लो, एकदम सीरियसली पढ़ो आप। चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, अब हमारा वीडियो शुरू हो गया। अब मैं आपको टॉपिक वाइज, जितने टॉपिक मैंने आपको बताए थे ना, टोटल मैंने आपको 1 से लेकर 22 टॉपिक बताए थे। ठीक है, तो मैं आपको टोटल इतने टॉपिक करा दूंगा। 22 थे कि 21 थे, मैंने देखा नहीं। ठीक है, 21-22 थे। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको इतने टॉपिक करा दूंगा। देखो, पहला टॉपिक हमारा है, आपके स्क्रीन के सामने आपको पहला टॉपिक दिख रहा है। और बच्चों, ये टॉपिक जो आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा है, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये अगर आपने ये नहीं समझा तो आपने इस चैप्टर को ही नहीं समझा। देखो, मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है? मनोविज्ञान, देखो मनोविज्ञान को पी साइकोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, मनोविज्ञान को हम पी साइकोलॉजी कहते हैं, लेकिन मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? देखो, मनोविज्ञान दो शब्द से मिलके बना है। पहला है मनो जमा में विज्ञान। मनो का मतलब हो जाता है मनुष्य का जो मन होता है ना, वो। और विज्ञान का मतलब हो जाता है साइंस। यानी मनुष्य के मन का अध्ययन किसी साइंस के द्वारा किया जाए, किसी साइंस के द्वारा किया जाए, उसको मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, यानी वह विज्ञान जिसके तहत प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है, उसे मनोविज्ञान कहते हैं। समझ गए बच्चों? कोई डाउट नहीं, बिल्कुल क्लियर। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। अगर डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, देखो, दूसरा टॉपिक आपका है मनोविज्ञान तथा खेल कूद का अर्थ। देखो, अभी तो हमने समझा कि मनोविज्ञान का क्या अर्थ है। अब हम मनोविज्ञान और खेल कूद दोनों को, शब्द को मिला देते हैं, है ना। यहां आप एक तरफ देखो, यहां मैं दो चीज लिख के रखा हूं। देखो, मनोविज्ञान तथा खेल कूद, ये क्या है? आपके चैप्टर का नाम भी है बच्चों। समझ में आया? बिल्कुल, देखो चैप्टर का नाम भी है मनोविज्ञान तथा खेल कूद। अब अगर हम मनोविज्ञान और खेल कूद इन दोनों शब्दों को मिला देंगे तो क्या परिभाषा बनेगा? क्या बनेगा आप बताओ, क्या बनेगा परिभाषा? तो चलिए परिभाषा समझते हैं। देखो, मनोविज्ञान का मतलब हो जाता है मनुष्य के मन का अध्ययन करना किसी विज्ञान के द्वारा, किसी साइंस के द्वारा, मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, देखो, प्रत्येक खिलाड़ी के मस्तिष्क का अध्ययन करके खेल का आयोजन करना या करवाना मनोविज्ञान तथा खेल कूद कहलाता है। देखो, मनोविज्ञान खेल कूद का मतलब क्या है कि खेल कूद के अंदर जो प्लेयर्स होते हैं ना, जो खिलाड़ी होते हैं, तो खिलाड़ी के मस्तिष्क का अध्ययन करके, प्रत्येक खिलाड़ी के मस्तिष्क का अध्ययन करके हम खेल प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं या हम आयोजन करवाते हैं ना, तो उसको कहते हैं मनोविज्ञान तथा खेलकूद। यानी खेल कूद के अंदर प्लेयर्स का मनोविज्ञान देखा जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया? बिल्कुल, कोई डाउट नहीं। देखो, व्यक्तित्व का अर्थ, अब आपको यहाँ पे बहुत सारे फोटोज दिख रहे होंगे। ठीक है, सभी लोग हैं इसमें। ठीक है, अमिताभ बच्चन जी हैं और बाबा गुरु नानक, ठीक है, सचिन तेंदुलकर, ये सभी ऐसे महान विद्यमान लोग हैं, यानी विद्वान लोग हैं। महात्मा गांधी, ठीक है, गौतम बुद्ध, ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो बहुत ही फेमस हैं, या बहुत ही ज्यादा इनका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है। ठीक है, लोगों के मन में ये बसे हुए हैं। ठीक है, लोग इनको बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब इनको अपना मानते हैं, ऐसा चीज, व्यक्तित्व इनका बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि बच्चों व्यक्तित्व का क्या अर्थ होता है। देखो, मैं आपको इंग्लिश में बताऊं ना, तो व्यक्तित्व का मतलब हो जाता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी, देखो पर्सनैलिटी हो गया।
अब व्यक्तित्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मतलब समझते हो आप कि तेरा पर्सनैलिटी अच्छा है, तू लंबा है तो तू बहुत अच्छा दिखता है, जैसे अमिताभ बच्चन जी को मान सकते हो आप, है ना। और आपका अच्छा सोच है, जैसे महात्मा गांधी जी को मान सकते हो। तो ऐसे मतलब किसी भी व्यक्ति का कुछ मान कर, कुछ उसको देख कर पर्सनैलिटी की पता लगाते हैं हम, ठीक है। तो उसको कहते हैं व्यक्तित्व। अब इसका परिभाषा क्या बनता है, अर्थ क्या बनता है? देखो, किसी व्यक्ति के गुणों, लक्षणों, क्षमताओं, विशेषताओं, योग्यताओं इत्यादि जो भी बच गए, उन सभी को मिलाकर व्यक्तित्व बनता है। यानी व्यक्तित्व का पता हम व्यक्ति के गुण को देखकर, लक्षण को देखकर, क्षमता यानी कैपेसिटी को देखकर, विशेषता यानी क्वालिटी को देखकर, योग्यता यानी आप समझ सकते हो उनका टैलेंट देखकर, ठीक है। तो सब कुछ देखकर हम उनका व्यक्तित्व अच्छा लगा या नहीं लगा उनका पता लगाते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं चौथा टॉपिक, व्यक्तित्व की परिभाषा विद्वान के अनुसार। देखो, अनेकों विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से व्यक्तित्व का परिभाषा बताया है, ठीक है। तो किस विद्वान ने क्या बताया मैं आपको वो बताता हूं। देखो, आपके बुक में दे भी रखा है, आप अपने बुक को खोल लो फिजिकल एजुकेशन का, उसमें आपको देखने को मिलेगा बच्चों, ठीक है। देखो, अब पहले हम समझेंगे व्यक्तित्व का परिभाषा मन के अनुसार। मन जी तो जे थे ना, देखो, मन एक व्यक्ति का नाम है, तो मन जी ने क्या कहा है? जो मन व्यक्ति थे, जो व्यक्ति मन थे, नाम इनका मन है ना, इसलिए आप समझ नहीं पाओगे। देखो, मन एक व्यक्ति का नाम है, तो उन्होंने किस प्रकार व्यक्तित्व को परिभाषित किया है, इनका समझेंगे परिभाषा, ठीक है। मार्टान प्रिंस के अनुसार समझेंगे, इन्होंने क्या परिभाषा दिया है। आईजैक के अनुसार समझेंगे, और केटल के अनुसार समझेंगे, और जॉन के अनुसार समझेंगे। ये टोटल हमारे 5 विद्वान हैं। इन्होंने क्या किया है कि व्यक्तित्व का पता लगाया, व्यक्तित्व का परिभाषा दिया है। उन्होंने ये बताया है कि व्यक्तित्व का क्या परिभाषा हो सकता है। देखो, मन के अनुसार क्या है। मन जी कहते हैं कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोणों, क्षमताओं का संगठन है। ये कहते हैं कि व्यक्तित्व जो है, पर्सनैलिटी जो है, वो प्रत्येक ह्यूमंस के गठन, ठीक है, व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोण, क्षमताओं, इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी संगठन है, ठीक है। इन्होंने इस प्रकार परिभाषित किया है। और जो मार्टान प्रिंस जी जो थे, उन्होंने इस प्रकार से परिभाषित किया, जो आपके सामने दिख रहा है, देखो, इस प्रकार से इन्होंने परिभाषित किया है कि व्यक्ति की सभी जन्मजात प्रकृतियों, आवेगों, प्रवृत्तियों तथा अनुभवों द्वारा अर्जित बातों का योग व्यक्तित्व है ना बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों? बिल्कुल अच्छा लग रहा है आपको? बिल्कुल, वीडियो लाइक कर दो बच्चों, ठीक है। आई जैंक के अनुसार इन्होंने किस प्रकार परिभाषित किया? तो जो आई जैंक जी थे, इन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व जीव के वास्तविक या संभावित व्यवहार के नमूनों का कुल जोड़ होता है, उसको व्यक्तित्व कहते हैं। सबका अलग अलग मानना है ना बच्चों, सबका अलग अलग मानना है। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है ना, विद्वान के अनुसार, ये आपके सिलेबस में नहीं है, यानी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। मैं आपको आपके नॉलेज के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जानकारी मिले, ठीक है। बाकी ये आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप इसको नहीं पढ़ना चाहते हो ना, व्यक्तित्व की परिभाषा विद्वान के अनुसार जो टॉपिक हमारा है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, छोड़ सकते हो इसको, ठीक है। मैं आपके रुचि के अनुसार यार आपको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। व्यक्तित्व वह गुण है, केटल के अनुसार, ठीक है, व्यक्तित्व वह गुण है जो ये अनुमान लगा पाना संभव बनाता है कि किसी विशिष्ट परिस्थितियों में कोई व्यक्ति क्या करेगा। ये इनके अनुसार परिभाषा हो गया। अब जॉन जी क्या थे? देखो, जॉन जी ने परिभाषित किया है कि व्यक्तित्व का तात्पर्य है व्यक्ति की उन विशेषताओं से है जो उसकी भावनाओं और विचारों और व्यवहार को दर्शाता है। मनोविज्ञान या फिर व्यक्तित्व हमारा जो है वो कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं व्यक्तित्व के आयाम, यानी ऐसे कौन कौन से आयाम है जिनको हम देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि उनका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है। बच्चों, ये जो 5वां टॉपिक आपको दिख रहा है ना आपके स्क्रीन सामने, बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ये, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं 10 बार लिखता हूं, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट। अब आप ध्यान रखोगे। क्या होता है, मैं एक बार बोलता हूं ना तो क्या बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं, फिर वो बोलते हैं सर आपने जो बताया था वो क्वेश्चन आ गया लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं इतने बार बोल रहा हूं, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में कि व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। यानी इसमें आप क्या पढ़ोगे, इसमें आप ये पढ़ोगे कि इसमें आप ये पढ़ोगे ना कि हम क्या देखें मनुष्य के अंदर, कि हमें लगे कि हाँ
उसका जो पर्सनैलिटी है बहुत अच्छा है। क्या देखें हम उसके शरीर में, तो या तो हम उसके शरीर को देखेंगे, उसका लंबाई कैसा है, कहीं ज़्यादा लंबा तो नहीं है, ठीक है, उसका हाइट कितना है, बौद्धिक आयाम, ठीक है, सामाजिक आयाम और भावनात्मक आयाम। तो बच्चों हम इन चार चीज को देखकर किसी भी व्यक्ति के अंदर उसका जो पर्सनैलिटी है उसका पता लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहले हम समझते हैं शारीरिक आयाम। देखो, शारीरिक आयाम में आप मोहम्मद इरफान जी को मान सकते हो। मोहम्मद इरफान जी की हाइट 7 फीट है, ठीक है बच्चों। मोहम्मद इरफान जी की हाइट 7 फीट है। खिलाड़ी ये बहुत ही मस्त हैं। ये जब विकेट पकड़ते हैं ना तो ऐसा लगता है इन्होंने एक डंडा पकड़ा हुआ है और एकदम छक्के चौके मारते रहते हैं, मारते रहते हैं, ठीक है। इनकी हाइट 7 फीट है बच्चों। आजकल देखो आप, आजकल के जीवन में किसी नॉर्मल व्यक्ति की तुलना में इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो अब इनके हाइट को देखकर क्या करेंगे, हम इनके व्यक्तित्व का पता लगाएंगे। अब हम इसको देखो, जैसे कि मोहम्मद इरफान जी हैं, इनकी हाइट 7 फीट है। तो अब हम इनकी हाइट को देखकर हम कह सकते हैं कि हाँ इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। आपको एक छोटा आदमी जैसे मान लो ये है, ये सोचेगा कि हाँ मिस्टर इरफान जी की, मोहम्मद इरफान जी की हाइट तो बहुत ज़्यादा है। तो हमने इनके शरीर को देखकर, देखो शारीरिक आयाम का मतलब पता है क्या है? शारीरिक आयाम का मतलब है कि शरीर के बनावट को देखकर। तो इनका शरीर का बनावट कैसा है? 7 फीट है इनका। लगभग देखो, टांग देखो, ये देखो, पैर देखो, यहाँ खत्म हो रहा है, देखो। फिर ये देखो हाथों की लंबाई देखो, पूरी लंबाई देखो, 7 फीट है बच्चों। आपकी कितनी है आप बता देना मुझे। 7 फीट हाइट एक नॉर्मल व्यक्ति की तुलना में आजकल तो आपको दिखेगा भी नहीं, ठीक है। इनकी हाइट 7 फीट है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और मैं आपको 2-3 आदमी को उदाहरण दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। द ग्रेट खल्ली, देखो द ग्रेट खल्ली जिनका नाम दिलीप सिंह राणा जी है, तो द ग्रेट खल्ली जी की हाइट जो है 7.5 फीट है, ठीक है, 7.5 फीट। जो मोहम्मद इरफान जी थे उनसे ज़्यादा हाइट द ग्रेट खल्ली जी की है। इनका क्या है कि सी डब्ल्यू में और WWE में इन्होंने किसी से ये हारे नहीं है। इन्होंने हर पहलवान को हराया हुआ है। इनका हाइट 7.5 फीट है। इनकी हाइट बहुत ही ज़्यादा है बच्चों, ठीक है। तो इन्होंने WWE में जो है अपना एक पहचान बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि इनका शरीर बहुत अच्छा है। अब देखो शारीरिक आयाम में क्या है कि हमने द ग्रेट खली जी का हाइट देखा और पता लगा लिया कि इनकी हाइट 7.5 फीट है। तो इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। आप कहो क्या इनकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है? आप बताओ। बिल्कुल अच्छी पर्सनैलिटी है। तो क्या था, हमने शारीरिक आयाम में क्या समझना है? हमने शारीरिक आयाम में यह समझना है कि जो व्यक्ति होता है ना, उनके शरीर को देखकर हम उनके पर्सनैलिटी का यानी व्यक्तित्व का पता लगाते हैं, ठीक है बच्चों। बहुत ही अच्छी तरह से बता रहा हूं आपको। अमिताभ बच्चन जी, ये हरिवंश राय बच्चन जी के पुत्र हैं, ठीक है। इनकी एज आज बताऊं तो 83 ईयर है। 83 ईयर इनकी एज हो गई है बच्चों। और ये बॉलीवुड के महानायक हैं, है ना। देखो, ये जो अमिताभ बच्चन जी हैं, इनकी हाइट कितनी है? तो आप कहोगे इनकी हाइट 6.5 फीट है, ठीक है बच्चों। 6.5 फीट। बच्चों 6.5 फीट हाइट होना आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा हो जाता है। इनके सामने अगर आप खड़े हो जाओगे ना तो आप कंधे से ऊपर इतना इतना आ सकते हो। आप बताओ। तो इनकी जो हाइट है ये बॉलीवुड के अंदर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये 1970 के दशक के महानायक हैं, ठीक है। इन्होंने बॉलीवुड पे अपना राज किया, इन्होंने अपना पहचान बनाया, इन्होंने बहुत संघर्ष किए हैं, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन जी जो हैं, अमिताभ बच्चन जी हरिवंश राय बच्चन जी के पुत्र हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी जो थे वो एक लेखक थे और एक कवि थे। और ये जो है बॉलीवुड के हीरो बन गए। तो सोचो इन्होंने कितना परिवर्तन किया। तो इनकी जो हाइट है इनको हम देखकर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो इनका हाइट है ज़्यादा है, तो इनका जो लंबाई है वो ठीक है। जैसे मान लो शारीरिक आयाम में क्या समझा हमने कि शारीरिक आयाम में क्या होता है कि मनुष्य के शरीर को देखकर उनके व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है, उनके पर्सनैलिटी का पता लगाया जाता है। आप किसी छोटे आदमी के सामने अगर ये अमिताभ बच्चन जी खड़े हो जाएंगे तो ऐसा वो छोटा आदमी सोचेगा कि हाँ इनकी पर्सनैलिटी तो अच्छी है, ये तो अच्छे दिखते हैं, इनका शरीर तो बहुत अच्छा है। और इनके ऊपर कोट पैंट इतना जचता है ना कि आप सोच नहीं सकते। ये हर फिल्म में आपको कोट पैंट में दिखेंगे। ये 95% से भी ज़्यादा फिल्म में ये आपको सिर्फ और सिर्फ कोट पैंट में दिखेंगे। जो इनकी पर्सनैलिटी है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इनकी पिता की हाइट बहुत कम थी, 5 फीट कुछ थी, ठीक है, समथिंग कुछ इतनी था। लेकिन जो इनकी हाइट है वो 6.5 फीट। आप ही सोचो, 6.5 फीट हाइट होना आज के ज़माने में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। तो इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि इनका शारीरिक जो बनावट है बहुत अच्छा है, लंबाई बहुत ज़्यादा है। आप इनके सामने खड़े हो जाओगे, इनका पाँव काफ़ी लंबा है, ठीक है। इनके टांगों को देखोगे ना आप, ये जो लैंक मसल्स होते हैं, आप इनके टांगों को देखोगे तो बहुत ही लंबा टांग है इनका, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन जी जो है ये बहुत ही इनकी हाइट ज़्यादा है, ठीक है।
और मेरे फेवरेट हीरो हैं, ठीक है, मैं इनको ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। और बाकी आपके कौन से फेवरेट हीरो हैं मुझे आप कमेंट करके बताना। मेरे तो ये फेवरेट हीरो है, मैं इनको बहुत बहुत समय से ये मेरे फेवरेट हीरो हैं। बाकी आपके कौन से फेवरेट हीरो हैं मुझे आप बताना, ठीक है। और बाकी ये तो बहुत ही अच्छे हैं। ये तो इनका क्या था, 1973 में इनको एक अवार्ड मिला था महानायक का, क्योंकि इन्होंने बॉलीवुड पे अपना एक बहुत ही ज़्यादा प्रदर्शन दिया है। इतना हालांकि आज तक कोई बॉलीवुड का कोई नायक ने दिया नहीं होगा, इसलिए इनको महानायक की पदवी दी गई है। बॉलीवुड के बच्चों यहाँ ध्यान दो, बॉलीवुड के जितने भी हीरो है ना, उनमें से सभी को महानायक नहीं कहा जाता। महानायक उनको कहा ही नहीं जाता, सभी को क्या कहते हैं हम, नायक, ठीक है। नायक मतलब हीरो। लेकिन जो अमिताभ बच्चन जी हैं, इनके नाम के आगे हमें महानायक लगाना पड़ता है, इनका नाम महानायक पे चलता है, ठीक है। बॉलीवुड में जितने भी हीरो हैं, उनमें से किसी का भी नाम महानायक नहीं है, या महानायक की पदवी नहीं दी गई उनको। लेकिन जो अमिताभ बच्चन जी हैं, इनके नाम के आगे महानायक लगाया जाता है, महानायक, समझ रहे हो। महानायक क्यों लगाया गया, 1973 में इनको अवार्ड मिला था, ठीक है, महानायक का, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने 1975 में आया हुआ एक शोले फिल्म था हमारा, 1978 में डॉन फिल्म आया था, 1981 में दोस्ताना फिल्म आया था, 1972 में फिल्म आया था, 1971 में। तो इनको जब 1973 में अवार्ड मिला था ना महानायक का, तब से इनका नाम महानायक पे पड़ गया। इनको हम नायक नहीं कहेंगे, इनको हम महानायक कहेंगे। और वो भी हम इनको क्या कहेंगे, 1970 के दशक के महानायक। यानी देखो, दशक का मतलब क्या होता है, 1970 से लेकर 1980 का जो समय होता है ना, इसको हम 10 साल का यानी दशक कहते हैं। तो 1970 से लेकर 1980 के बीच में इन्होंने इतना फिल्म में काम किया कि आप सोच नहीं सकते, इसलिए इन्हें हम 1970 के दशक के महानायक कहते हैं। और इनके पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन जी, वो मेरे और फेवरेट हैं, मेरे कवि हैं, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट। मैं उनको बहुत सपोर्ट करता हूँ, बहुत ही उनसे मतलब मेरा लगाव है, ठीक है। मैं उनको बहुत ही मतलब मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है। और मैं इनका भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ये मेरे बहुत ही फेवरेट हीरो है, मैं इन्हीं का हर चीज़ सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। और जो अमिताभ बच्चन जी हैं, बहुत ही फेवरेट हीरो हैं, ठीक है। और इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, 6.5 फीट इनकी हाइट है। आप ही सोचो, 6.5 फीट हाइट होना आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इनका जो पर्सनैलिटी है बच्चों, मैं टॉपिक से थोड़ा मुकर गया, ठीक है, टॉपिक से थोड़ा साइड हो गया, कोई नहीं। मैं आपको ऐसे परिचय बता रहा था। देखो, जो हमारा व्यक्तित्व का आयाम था ना, उसमें हमारा पहला आयाम क्या है, शारीरिक आयाम। यानी इसमें हम किसी भी मनुष्य का शरीर देखकर, उसका लंबाई देखकर, उसका बॉडी देखकर, उसका उसका हम सिर्फ शरीर देखेंगे बच्चों। शारीरिक आयाम में हम सिर्फ और सिर्फ उसका दो चीज देखेंगे, क्या क्या पता है, या तो उसका हाथ पाँव बड़ा है, जैसे इनका भी हाथ पाँव बहुत बड़ा है, ठीक है। और शारीरिक आयाम में पहला क्या देखेंगे, मैं आपको लिख देता हूँ। देखो, पहला हम देखेंगे लंबाई, ठीक है, लंबाई देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे बॉडी, ठीक है। और तीसरा हम देखेंगे हाथ पैर, अगर हाथ पैर बड़ा है, ठीक है। किन्हीं को जो है 18 नंबर जूता आता है, किन्हीं को 15 नंबर, किन्हीं को 12 नंबर। तो ऐसे उनका पता लगाते हैं पर्सनैलिटी का। तो बच्चों, आप यहाँ पे ये समझ गए कि जो शारीरिक आयाम होता है, ये एक पहला साधन है व्यक्तित्व का पता लगाने के लिए। किसी भी व्यक्ति के अंदर, आपके अंदर भी अगर आपको व्यक्तित्व का पता लगाना है ना, अगर मान लो आपका एक दोस्त है रमन, या मान लो आपके एक दोस्त है शशांक। अब शशांक के अंदर क्या गुण है, या शशांक के अंदर क्या पर्सनैलिटी है, तो उसका जो पर्सनैलिटी है, उसके शरीर को आप देखोगे। अगर लंबाई अच्छी है तो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। अगर मान लो उसका शारीरिक आयाम बिल्कुल खराब है, यानी वो शरीर से तो बिल्कुल अच्छा दिखता ही नहीं है, हड्डी है, छोटा है, पैर हाथ छोटा है, हड्डी है बिल्कुल, तो उसका शारीरिक आयाम आप देख ही नहीं पाओगे, खराब है। तो उसका आप दूसरा चीज देखोगे, बौद्धिक आयाम देखोगे, सामाजिक आयाम देखोगे, भावनात्मक आयाम देखोगे, ठीक है। तो उनमें से देखकर उसका पर्सनैलिटी पता लगाया जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि आप शरीर को देखकर ही पता लगा रहे हो, नहीं, शरीर से भी देखकर आप पता लगा सकते हो। मान लो कोई लंबा आदमी है, तो आप उसको देखोगे, बोलोगे हाँ पर्सनैलिटी तो अच्छी है, कोट पैंट पहनता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, ऐसा बोलोगे। लेकिन शारीरिक आयाम भी एक पहला स्रोत ठीक है ना। आज जैसे मान लो कोई आदमी बहुत छोटा है, 4 फीट उसकी हाइट है, ठीक है, बहुत छोटा नाटा सा है, तो क्या उसके अंदर पर्सनैलिटी नहीं होगी, होगी, लेकिन उसके अंदर गुण देखा जाएगा, भावनात्मक देखा जाएगा। यानी जितने भी मैंने आपको साधन बताया ना, जैसे कि मैं आपको शारीरिक में बताऊं, तो इसमें मनुष्य के शरीर की विशेषताओं को देखकर व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। जैसे कि शरीर कैसा है, बना कैसा है, लंबाई कितनी ज्यादा है, ठीक है, इन सब को पता लगाया जाता है। अब नरेंद्र मोदी जी देखो, अब नरेंद्र मोदी जी की हाइट 5 फीट है समथिंग, ठीक है, 5 फीट समथिंग है, तो इनकी हाइट कम है। तो क्या हम इनको ये कह देंगे कि इनका पर्सनैलिटी बहुत खराब है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं कहेंगे हम इनका पर्सनैलिटी खराब है। बल्कि इनका देखो, पर्सनैलिटी पता लगाने का जो स्रोत है, वो पहला है शारीरिक, दूसरा है बौद्धिक,
ठीक है। तीसरा हमारा है भावनात्मक, ठीक है, भावनात्मक, ठीक है। और हमारा अगला भी एक हमारा हो जाएगा, एक मिनट आपको देखिए, सामाजिक, ठीक है। एक हमारा हो जाएगा सामाजिक, यहां मैं लिख देता हूं सामाजिक। तो अगर व्यक्ति का शरीर अच्छा नहीं है तो आप काट दो, शारीरिक आयाम आपका कट गया। तो उनका बौद्धिक देखो, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी जो है जनता के एक बहुत ही बड़े नेता हैं, हम लोग इनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये हमारे भले के लिए कार्य करते हैं नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी ने ही अभी भारत देश को सुधारा है। अगर ये ना हो तो हमारा देश अभी भी गुलाम होता है, या मतलब गुलाम नहीं कह रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं हमारे देश का विकास नहीं होता। जैसे कि मोबाइल में टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, बहुत से छूट मिल गए गरीबों को, ठीक है, अनाज मिल गया गरीबों को, सब कुछ मिल गया। तो नरेंद्र मोदी जी जो हैं इन्होंने बहुत ही ज्यादा विकास किया भारत देश का, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनका पर्सनैलिटी खराब है? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। तो शरीर तो इनका सही नहीं है, तो मान लो सही नहीं है, ठीक है। तो इनका हम बुद्धि देखेंगे, इनका बुद्धि बहुत ही अच्छा है। तो क्या कह सकते हैं ना, आपकी पर्सनैलिटी अच्छा है? हाँ बच्चों, बिल्कुल कह सकते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी है ना, उसका पता हम शरीर को देखकर, बुद्धि को देखकर, उसके भावना को देखकर, उसका जो इमोशंस है ना उसको देखकर, और सामाजिक यानी जो हमारा समाज होता है उसको देखकर, समाज में उसकी क्या पहुंच है, क्या रुचि है, तो इन सभी को देखकर हम कहीं ना कहीं व्यक्तित्व का पता लगाते हैं। ऐसा मत सोचना कि जिनकी हाइट छोटी है तो उनका पर्सनैलिटी खराब है, नहीं। उनके अंदर और भी गुण होंगे, उनका बुद्धि अच्छा होगा, उनके अंदर भावना बहुत अच्छी होगी, वो सामाजिक में बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो ये होता है। और बौद्धिक आयाम में क्या होता है, देखो इसमें मनुष्य के मस्तिष्क को देखकर व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है, ठीक है। और सामाजिक, तो सामाजिक में क्या होता है कि जो समाज होता है वो देवी देवताओं को पूजा किस प्रकार से करता है, क्या वो पूजा करता है क्या नहीं करता, तो उन सबको देखकर जो है व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो इनका मैं फोटो ले रखा हूं, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने, मतलब मान लो इनका अगर कोई पूजा करता है या इनका बहुत बड़ा भक्त है वो इंसान, तो ये देखो इसमें क्या लिखा है मैंने, कि इसमें एक समाज में रहने वाले लोगों में किस व्यक्ति का रीति रिवाज, धार्मिक, ठीक है, मान्यता, इन सबको देखकर व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगवान का बहुत ज्यादा पूजा करता है, तो उसका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही अच्छा है। यानी हम उसके हाइट को नहीं देखे हैं, हम उनके बुद्धि को भी हमने नहीं देखा, हमने उस उनके पूजा पाठ को देखा, यानी वो रीति रिवाज किस प्रकार का है, सुबह उठते कितने बजे है, ठीक है, पूजा कैसे होता है, क्या होता है। तो इन सबको देखकर उनके व्यक्तित्व का पता लगाया गया, यानी लगाया तो गया ना, व्यक्तित्व का तो पता लगाया गया, ठीक है। तो सामाजिक आयाम हमारा तीसरा आयाम हो जाएगा। और चौथा आयाम क्या है, भावनात्मक आयाम। देखो भावनात्मक में क्या होता है, मान लो कोई भिखारी है, वो किसी अमीर व्यक्ति से, कल्पना करो आप, ठीक है, कल्पना करो, इमेजिन करो। देखो मान लो कोई लंबा आदमी या मान लो कोई अमीर आदमी है, कोट पैंट पहन के जा रहा है, ठीक है, रास्ते से। अब साइड में भिखारी बैठा हुआ है, अब ये उससे पैसे मांगता है, तो वो अमीर आदमी क्या करता है, इसको दो लात मारता है स्पीड में खींच के। तो उसका जो पर्सनैलिटी वो बिल्कुल खराब हो गया। अगर मान लो आप साइड में खड़े होकर देख रहे हो कि एक अमीर आदमी गरीब आदमी को 10 रुपए नहीं दे रहा है और ऊपर से उसको दो लात भी मार रहा है, तो आप कहीं ना कहीं ऐसा समझोगे कि वो जो व्यक्ति कोट पैंट वाला है, जो अमीर आदमी, वो खराब है, वो बिल्कुल खराब है, उसको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, वो बिल्कुल खराब आदमी है वो, है ना। तो आप ऐसा कहोगे ना। तो अगर मान लो कोई गरीब भी आदमी है, जैसे मान लो कोई गरीब नहीं है कोई अमीर नहीं, बीच का जो है, तो बीच का आदमी गरीब को 2 रुपए भी दे रहा है, तो आप ये सोचोगे हाँ ये व्यक्ति मस्त है। यानी हमने इसके भावना को देखा, गरीबों के लिए, उसके लिए क्या मतलब, उसके अंदर मन में क्या इच्छा है, गरीब को कितना दे सकता है, गरीब की कितनी इज्जत करता है। तो उन सभी चीजों को देखकर हमने ये सोचा कि हाँ ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसने गरीब को 10 रुपए दान दे दिया, गरीब को 20 रुपए दान दे दिया। यानी कहीं ना कहीं इसका जो भावनात्मक विकास है वो बहुत ही अच्छा है, इसका बहुत ही अच्छा पर्सनैलिटी। यानी हमने इसका हाइट को नहीं देखा, इसके सामाजिक आयाम को नहीं देखा, इसके बौद्धिक आयाम को नहीं देखा, बल्कि इसके हमने भावना को देखा और इसका पर्सनैलिटी अच्छा कहलाया, ठीक है बच्चों। तो आप इस भ्रम में मत रहना कि किसी का हाइट अच्छा रहता है तो उसका पर्सनैलिटी अच्छा रहता है, ऐसा नहीं है। हर चीज देखा जाता है, तब जाकर उसके पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक मनुष्य की मन की भावना को देखकर व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। बहुत ही आसान है बच्चों, आप पेपर में अच्छे से लिख सकते हो, बहुत ही आसान है, ठीक है। व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं बच्चों? व्यक्तित्व के जो है टोटल हमारे 3 प्रकार हैं, अंतःमुखी, बहिमुखी, वहमुखी, ठीक है। कॉल जी जूंग के अनुसार, देखो कॉल जी जूंग जो है इन्होंने परिभाषित किया है, इन्होंने बताया है कि व्यक्तित्व के प्रकार कितने हैं, ठीक है। कॉल जी जूंग जो थे उन्होंने बताया है, और आपके पेपर में इसी प्रकार लिखना है कि ऐसे पूछा जाएगा, व्यक्तित्व के प्रकारों पर प्रकाश डालिए,
ठीक है, ऐसा पूछ लेगा तो आप लिखोगे कॉल जी जूंग के अनुसार व्यक्तित्व को निम्नलिखित रूप से प्रकार में बांटा गया है। पहला अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी, तीसरा उभयमुखी। अंतर्मुखी में क्या होता है कि इसमें बहुत ही शर्मीले व्यक्ति आते हैं, ठीक है, कमजोर आत्मविश्वास वाले आते हैं, उदासीन होते हैं, शांत होते हैं, ठीक है, समाज के साथ कम जुड़ना पसंद करते हैं, निराशावादी होते हैं, लोगों से डरते हैं, कुछ भी काम करने में शर्माते हैं। व्यक्तित्व का इसमें क्या होता है, इस प्रकार के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है, जैसे कि ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अंतर्मुखी का मतलब हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही समाज से शर्माते हैं, डरते हैं, वो उनसे बात नहीं कर पाते, बहुत शर्माते हैं, ठीक है। बहिर्मुखी में क्या होता है, इसका उल्टा, ये किसी से नहीं शर्माएंगे, कहीं भी घुल मिल जाएंगे, किसी से बात कर लेंगे, कुछ नहीं शर्माते हैं, ठीक है। स्टेज पे बोल देंगे, कहीं भी बोल देंगे, पब्लिसिटी कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, ठीक है। और उभयमुखी में क्या होता है कि उभयमुखी में इन दोनों का मिश्रण रहता है, यानी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी को मिलाकर उभयमुखी बनता है। और इस प्रकार के लोगों के अंदर अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है। विश्व के ज्यादातर लोग इसी व्यक्तित्व के होते हैं। जो हमारा विश्व है, जो हमारा पृथ्वी है, उसके अंदर सभी लोग ज्यादातर उभयमुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। अब बच्चों यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व के 5 कारक या पंच कारक मॉडल कह सकते हो आप, या सिद्धांत कह सकते हो। 5 सिद्धांत क्या है, तो पहले मैं आपको व्यक्तित्व के 5 जो मॉडल है, 5 हमारे जो, देखो यहाँ क्या है ना, व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत जो है उनका एक परिचय बताता हूँ आपको, ठीक है। पहले मैं आपको परिचय बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। देखो, व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत या पंचकारक मॉडल, प्रिंसिपल ऑफ पर्सनैलिटी बिग 5 थ्योरी। व्यक्तित्व के सिद्धांत या पंचकारक मॉडल की व्याख्या पॉल कास्टा तथा रॉबर्ट मैक्रे ने की थी। इनका अध्ययन व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुख्य कारकों पर आधारित है। यह पंचकारक मॉडल यानी ओकेजन बाद में बिग 5 थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। पहले क्या थे, जो हमारे पॉल कास्टा और रॉबर्ट मैक्रे थे, इन्होंने इसको बढ़ावा दिया था और शुरू में इसका नाम क्या था, व्यक्तित्व के सिद्धांत, ठीक है। लेकिन बाद में ये जो है बिग 5 थ्योरी नाम से फेमस हो गया था और आज के समय में इसका नाम बिग 5 थ्योरी रखा गया। तो अब 5 कौन से सिद्धांत हैं, पंचकारक मॉडल कौन से हैं, या बिग 5 थ्योरी कौन कौन से। देखो, व्यक्तित्व के 5 हमारे मॉडल है। एक हमारा बहिर्मुखता, दूसरा सहमतिशीलता, तीसरा अंतःविवेकशीलता, चौथा हमारा हो जाएगा मनोविक्षुब्धता, ठीक है, विक्षुब्धता, और 5वां हमारा हो जाएगा अनुभवों के लिए खुलापन। तो 5 हमारे मॉडल हो जाते हैं। जो बहिर्मुखता व्यक्ति है, इसमें कौन सा व्यक्तित्व आएगा, इसमें वही आएगा बहिर्मुखी वाला। बहिर्मुखी वाला जो व्यक्तित्व होता है ना, जो व्यक्ति होता है, उसका जो व्यक्तित्व होता है वही बहिर्मुखता में भी आएगा, ठीक है। तो आप ये पढ़ सकते हो। और सहमतिशीलता में जो है ऐसे व्यक्ति आते हैं जो तुरंत सहमत हो जाता है किसी भी बात कर, ठीक है। अनुभवों के खुलापन में क्या होता है कि इसमें व्यक्ति के पास अनुभव बहुत ज्यादा होता है, खुलापन होता है उसमें, ठीक है। मनोविक्षुब्धता में क्या होता है, देखो, मनोविक्षुब्धता व्यक्ति भावनात्मक रूप से असंतुलित रहते हैं, ये दूसरों को चिढ़ाते रहते हैं तथा स्वयं उच्च रक्तचाप से पीड़ित रहते हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर से बहुत ज्यादा ग्रस्त रहता है और ये हमेशा भयभीत रहता है, चिंता में रहता है, लोगों से डरता रहता, लोगों को डराते रहता है, ठीक है, चिढ़ाता रहता है। अंतःविवेकशीलता में क्या होता है, देखो, अंतःविवेकशीलता में ऐसे व्यक्ति आते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं, ठीक है, प्रयत्नशील रहते हैं और ये अधिक पश्चिमी स्वयं अनुशासित, जिम्मेदार एवं भरोसेमंद होते हैं। ये हमेशा कुछ रचनात्मक करने का कोशिश करते हैं, ये हमेशा अपना जो जीवन है उसमें विकास अपना करते रहते हैं। खेलों में आक्रामकता का क्या अर्थ है, देखो, अब हमारा बच्चों यहाँ पर मनोविज्ञान जो टॉपिक है ना वो खत्म होता जा रहा है। अब हम जो, देखो, चैप्टर का नाम क्या था, मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान तथा खेलकूद। तो मनोविज्ञान जो हमारा टॉपिक था वो खत्म हो गया है। अब हम खेल कूद जो टॉपिक है ना चैप्टर का, वो हम समझेंगे। देखो, खेलों में आक्रामकता का अर्थ क्या है, देखो, खेलों में आक्रामकता का अर्थ होता है कि खेल में खिलाड़ी के ऊपर वार करना, खिलाड़ी को धक्का दे देना, उसको नुकसान पहुंचाना, उससे लड़ जाना, भिड़ जाना, हाथापाई कर लेना, ये कहलाता है आक्रामकता, ठीक है। अब खेलों में आक्रामकता की परिभाषा विद्वान के अनुसार, ये टॉपिक बच्चों आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है, आप इसको चाहो तो स्किप कर सकते हो, आप चाहो तो इसको नहीं पढ़ सकते हो। 10वां टॉपिक आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। बैरन एंड रिच डॉसन के अनुसार, ठीक है,
रिच डॉसन के अनुसार और वेबस्टर्स के अनुसार ये दोनों क्या कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, इनका परिभाषा क्या है, ये क्या कहते हैं इनका परिभाषा आप समझ सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं खेलों में आक्रामकता के प्रकार। देखो खेलों में आक्रामकता के 3 प्रकार है, शत्रुतापूर्ण आक्रामकता, सहायक आक्रामकता और सशक्त या मुखर आक्रामकता। तीनों आक्रामकता क्या होता है, देखो जो शत्रुतापूर्ण आक्रामकता होता है ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, मैं आपको ऊपर ऊपर से बताता हूँ। देखो शत्रुतापूर्ण आक्रामकता में क्या होता है कि इसमें जो सामने वाला खिलाड़ी होता है ना, वो अपने सामने वाले को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उससे हाथापाई कर लेता है, उसको मुंह नोच देता है, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देता है। ठीक है, ब्लड बाहर ला देता है उसका, सोचता है कि वो सामने वाला जीत ना जाए, तो ये नुकसान उसको पहुंचाता है। तो ये हो जाता है शत्रुतापूर्ण आक्रामकता में। सहायक आक्रामकता में क्या होता है कि इसमें जो है ना व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, बल्कि उसको पीठ पीछे कहीं ना कहीं उसका उत्साह कम किया जाता है। ठीक है, सशक्त या मुखर आक्रामकता में क्या होता है, इसमें जो खिलाड़ी है वो दूसरे खिलाड़ी को कभी परेशान नहीं करेगा, बल्कि उसकी सहायता करेगा, उसको प्यार से बोलेगा। ठीक है, प्यार से बोलेगा और मतलब उसको कहीं ना कहीं जिताने की कोशिश ये करेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा सशक्त या मुखर। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है, खेलों में आक्रामकता के कारण, देखो खेल में आक्रामकता होता ही क्यों है, तो जन्मजात प्रवृत्ति को, जन्म से ही लड़ाकू है तो लड़ता रहेगा। ठीक है, शरीर क्रियात्मक तंत्र, मान लो उसके शरीर के तंत्र कुछ ऐसे हैं गुस्से वाले, तो उसको गुस्सा आ जाएगा। बच्चों का पालन पोषण, मान लो शुरू से पालन पोषण ऐसा किया गया जिसमें उसको गुस्सा आ रहा हो। ठीक है, कुंठा, मान लो किसी को कुंठा लग जाता है तो वो हो जाता है हमारा। ठीक है, अब आत्मसम्मान का क्या अर्थ हो, देखो आत्मसम्मान का मतलब हो जाता है स्वयं का सम्मान करना, यानी आईने के पास आप खड़े हो जाओ और आप अपने आप की तारीफ करो, वो होता है आत्मसम्मान। देखो खुद के प्रति आदर व सम्मान का भाव रखना आत्मसम्मान कहलाता है। जैसे कि मान लो व्यक्ति है, ये आईने के सामने खड़ा है और स्वयं को देख रहा है और तारीफ कर रहा है, तो ये आत्मसम्मान है। ठीक है, खिलाड़ी में आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए सुझाव, खिलाड़ी में आत्मसम्मान कैसे बढ़ेगा। ठीक है, खिलाड़ी में आत्मसम्मान कैसे बढ़ेगा, अपनी योग्यता और क्षमता पर विश्वास करना। जो खिलाड़ी की क्षमता है, जो योग्यता है, उस पर उसको विश्वास करना पड़ेगा, ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं नहीं कर सकता कुछ। जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन रखना, यानी लाइफ स्टाइल में पॉजिटिव थिंकिंग लाना। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा हमारा खेल के प्रति कुछ करने की भावना रखना, कि हाँ मैं खेल में कर सकता हूँ, जीत सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ। ठीक है, नकारात्मक विचार को हटाना या उससे बचे, जो नकारात्मक विचार हैं उससे बचना है। ठीक है, ये हो जाएगा सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना। अब 15वां टॉपिक हमारा है मानसिक कल्पना का अर्थ। मानसिक कल्पना का क्या अर्थ होता है, मानसिक मतलब मन या मस्तिष्क, कल्पना मतलब हो जाता है इमेजिन। ठीक है, तो मानसिक कल्पना एक तरह का मानसिक अभ्यास है जिसमें खिलाड़ी को कोई खेल संबंधी कौशल यानी स्किल वास्तव में दोहराने से पहले अपने दिमाग में उस कौशल का पूर्वाभ्यास करना होता है। किसी कौशल को प्रदर्शित करने से पहले उसे मुद्राबद्ध करने से उस कौशल को और बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने में मदद मिलती है। इसमें क्या होता है कि मनुष्य अपने मन में कल्पना करता है कि मैं आगे क्या करूं, कैसे क्या करूं, ये सब बात इसमें होता है। और मानसिक कल्पना के कितने प्रकार है, पहले आप ये समझो। जो मानसिक कल्पना होता है मन के अंदर कल्पना करना, यानी मन के अंदर इमेजिन करना। ठीक है, तो मानसिक कल्पना के 2 प्रकार है, आंतरिक कल्पना, दूसरा है बाहरी कल्पना। ठीक है, आंतरिक कल्पना में क्या होता है, आंतरिक कल्पना का तात्पर्य है कल्पना करना की, कल्पना करने की देखो इसमें क्या होता है, आंतरिक कल्पना का तात्पर्य है कि कल्पना करना कि क्या खिलाड़ी ने वास्तव में कभी किसी विशेष कौशल को निष्पादित किया है, यानी किसी विशेष कौशल को लिया है अपने अंदर। बाहरी कल्पना में क्या है, बाहरी कल्पना का तात्पर्य है कि कोई खिलाड़ी स्वयं को किसी दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण की से कैसे मतलब देखता है। इसके लिए खिलाड़ी अक्सर स्वयं को जो है अपने प्रतिद्वंदी के दृष्टिकोण से ही देखते हैं। ये हो जाता है कि उसने क्या किया फिर मैंने क्या किया। इसमें आंतरिक में अपने मन की बात होती है, स्वयं की बात होती है, बाहरी में दूसरे की बात होती है। खेलों में मानसिक कल्पना का क्या लाभ है, देखो खेल में अगर मानसिक कल्पना को हम बढ़ा देंगे, खेल खेलते समय अगर हम मानसिक कल्पना को बढ़ावा देंगे तो क्या हमारे खेल के ऊपर क्या इफेक्ट यानी प्रभाव पड़ेगा। तो लाभ तो बहुत सारे हैं, मैंने आपके सामने 3 लाभ लिखे हैं, 4 लाभ लिखे हैं, चारों को आप पढ़ लो बिल्कुल विस्तार से। ठीक है, अब बात करते हैं आत्मवार्तालाप का अर्थ। आत्मवार्तालाप का क्या अर्थ होता है, आत्मवार्तालाप वह संवाद है जो व्यक्ति स्वयं के साथ करता है। जैसे मान लो महिला खड़ी है, आईने के सामने स्वयं से बात कर रही है। ठीक है, तो ये आत्मवार्तालाप है। आत्मवार्तालाप के प्रकार, देखो कितने प्रकार के आत्मवार्तालाप होते हैं।
आत्मवार्तालाप जो है हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो आत्मवार्तालाप आम तौर पर खिलाड़ी स्वयं से निम्न प्रकार से के आत्म वार्तालाप होते हैं, खिलाड़ी खुद से करता है। तो पहला सकारात्मक, दूसरा निर्देशात्मक, तीसरा नकारात्मक, ठीक है, ये आत्मवार्तालाप। आत्मवार्तालाप है बच्चों, 3 वार्तालाप है आत्मवार्तालाप, ठीक है बच्चों, 3 आत्मवार्तालाप है। पहला सकारात्मक आत्मवार्तालाप, निर्देशात्मक आत्मवार्तालाप, सकारात्मक आत्मवार्तालाप, ठीक है। और हमारा 20वां टॉपिक है लक्ष्य निर्धारण का अर्थ। देखो, लक्ष्य निर्धारण का मतलब हो जाता है कि मैंने आज सोच लिया कि मुझे एग्जाम में 100% लेने हैं, या मान लो मैंने सोच लिया 99% मुझे लेने हैं। उसके लिए मुझे कहीं भी जाना पड़े, पृथ्वी निकल जाना पड़े, मुझे आग लगा देना पड़े, पृथ्वी तोड़ देना पड़े, कुछ भी कर जाना पड़े, मेरे को 99% लाना है, मतलब लाना है, कुछ भी हो जाए, पृथ्वी जले, भूकंप आए, कुछ भी हो जाए। तो ये होता है लक्ष्य निर्धारण करना, यानी अपने लक्ष्य को पहले सोचना और तय कर लेना। ये कहते हैं नहीं, गोल सेट कर लो अपना, इंग्लिश में कहते हैं। तो लक्ष्य को निर्धारण कर लेना। लक्ष्य निर्धारण उन मनोवैज्ञानिक कारकों में से एक है जिन्हें खेल मनोविज्ञान में प्रदर्शन बढ़ाने की सबसे प्रभावी तकनीक के रूप में माना जाता है। लक्ष्य निर्धारण न केवल खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है, बल्कि उत्तेजना, आत्मविश्वास और प्रेरणा के मामले में एक खिलाड़ी की मनोवैज्ञानिक स्थिति में भी सुधार करता है। इसको लक्ष्य निर्धारण कहते हैं। इसमें लक्ष्य निर्धारण का मतलब है लक्ष्य को निर्धारण कर लेना। खेल कूद में किए जाने वाले लक्ष्य निर्धारण, यानी जो खिलाड़ी होते हैं वो क्या क्या सोचते हैं खेल खेलते समय, क्या लक्ष्य निर्धारण करते हैं खिलाड़ी। तो खिलाड़ी सोचेंगे, पहला क्या सोचेंगे, पहला सोचेंगे विषय पूरक लक्ष्य, यानी सब्जेक्टिव गोल्स, यानी सब्जेक्ट के ऊपर जो है गोल्स अपने तैयार करेंगे। पहला वो पहला काम करेंगे। विशिष्ट उद्देश्य लक्ष्य, ठीक है, ये करेंगे। तीसरा परिणाम आधारित लक्ष्य, 3 प्रकार से वो करेंगे। बच्चों, टोटल मैंने आपको 21 टॉपिक बताया था और मैंने आपको इस वीडियो में पूरा 21 टॉपिक करा दिया है बच्चों। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया तो कर लो, तुरंत कर लो, अभी कर लो। आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, आप कर लो, मैं थोड़ा वेट करता हूँ। आपने कर लिया, बिल्कुल, तो आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको 9वां अध्याय करा दिया है फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 का न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग। बिल्कुल न्यू कोर्स है बच्चों हमारा ही, ठीक है। एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएगा आपको ये न्यू कोर्स। आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो अब हम 10वां अध्याय जो है आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब हम 10वां वीडियो का, जो हमारा 10वां चैप्टर है उसका जब हम वीडियो डालेंगे ना चैनल पे, जो हमारा 10वां चैप्टर है खेलों में प्रशिक्षण, तो वो वीडियो जब मैं डालूंगा अपने चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन यानी मैसेज आप तक पहुंच जाएगा और आप तुरंत हमारे उस वीडियो को देख सकते हो, उस चैप्टर को पढ़ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो यही हमारा आज का वीडियो था। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से चैप्टर समझ में आया होगा, आपको बहुत ही मजा आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपने नोट्स भी बना लिया होगा। अगर आपने नहीं बनाया ना तो अब आप निकाल लो अपने कॉपी को और नोट्स बनाते हो चलो, और वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बैक कर लो, फिर देख लो। वीडियो आपके लिए बच्चों, आप वीडियो को 1 दिन में देखो, 2 दिन में देखो, बैक करके देख सकते हो। आप जितने बार बैक करोगे आप देखते जाओ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।